हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। जो चैप्टर था उसका हमने पार्ट 1 वीडियो फर्स्ट आपको रेडी कर दिया था स्टूडेंट। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने एल्केन एंड साइक्लो एल्केन जो कि आपका बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और उस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्केन साइक्लो एल्केन का इंट्रोडक्शन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रिपरेशन, हमने ये तीनों चीज़ उसमें तैयार कर ली थी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसकी आज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। राइट स्टूडेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कैसे इसकी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और एल्केन्स कैसे रिएक्शन देता है जब हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे इसकी हम। तो अगर आपका कार्बन नंबर 1 होगा और कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 जितने भी जिस कंपाउंड में, जिस एल्केन में आपके कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 होगा, वो सारे एल्केन आपके कैसे होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है हम लोगों की कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक वो हमारे गैसेस स्टेट में रहेंगे, लेकिन कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक ये पहुंच जाएंगे लिक्विड स्टेट में। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया कि कैसे इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि जो एल्केन में कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक गैसेस स्टेट में रहेगा, कार्बन नंबर 5 से 17 तक हमारा ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, और उसके आगे कार्बन 18 से लेके और उसके हायर तक, मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं इसमें, मतलब 18 से 19, 20, 21, तो वो हमारा बन जाएगा वैक्सी सॉलिड, यानी आपका सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक आपका गैसेस स्टेट में, 5 से लेके 17 तक लिक्विड स्टेट में, और आपका 18 से लेके उससे हायर में आपका वैक्सी सॉलिड क्या कहलाएंगे, आपके एल्केन। ये तो बेटा इसकी बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ होती है एल्केन की, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कि आप देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट किन एल्कीन का कम होता है, किन एल्कीन का ज़्यादा होता है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या है आपका कि जितने भी आपके स्ट्रेट एल्केन होंगे, जो स्ट्रेट चेन में होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेट मतलब एक सिंपली चेन में, जैसे कि आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका एक स्ट्रेट चेन में है, मतलब इसमें कोई भी आपका कहीं कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ग्रुप इसमें अटैच्ड नहीं है। इट मीन्स कि आपका कोई ग्रुप इसमें अटैच नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल स्ट्रेट चेन में है। तो सिंपल स्ट्रेट चेन में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आपके इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, कार्बन बढ़ते चले जाएंगे स्ट्रेट चेन में, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या थी इसकी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा कि जितने भी स्ट्रेट चेन आपके एल्केन होंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते बढ़ते उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब बात आती है यदि आपका ये स्ट्रेट चेन में नहीं होकर आपका ये हो ब्रांच फॉर्म में। ठीक है। ब्रांच का मतलब हो गया कि इसके एक सब्स्टिट्यूट हमने इसके यहाँ पर अटैच किया, एक इसके नीचे अटैच किया, तो एक ब्रांच फॉर्म क्रिएट हो गई। तो ब्रांच फॉर्म क्रिएट होने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसमें इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे आपका इंक्रीज होगा और कैसे डिक्रीज होगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज व्हेन स्ट्रेट चेन कार्बन ड्रॉ। ठीक है। तो हम जब इसका स्ट्रेट चेन कार्बन ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जितना आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, बॉइलिंग
पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे स्ट्रेट कार्बन चेन इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, जितना स्ट्रेट कार्बन चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास, और साथ में आपका क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आपका ठीक मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा, वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मतलब कहने का ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में आपके बढ़ते चले जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम लोग अच्छा सा। सपोज दैट हमने देखा CH3 CH2 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 CH3, ये कैसा एल्केन है, ये आपका एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन में एल्केन है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, कार्बन नंबर ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस चेन को आप और ज़्यादा स्ट्रेट कर दो उसको, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट हमने क्या किया, हमने लिया CH3 CH2 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 एंड CH3। इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं 5। इसका मतलब इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है आपके नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन में ही है, लेकिन ये इसमें क्या नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा बेटा इसमें हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है कि यदि ये स्ट्रेट चेन में नहीं होके अगर ये ब्रांच चेन में हो तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि हम इसका एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं, इसका हम बनाते हैं ब्रांच चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रांच चेन में क्या होता है कि उस कार्बन के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट को ऐड कर देते हैं, देन वो आपका क्या बन जाता है, ब्रांच चेन। ठीक है, सपोज दैट हमने लिए यहाँ पे ये आपका CH3 CH3 एंड CH3 एंड CH3 1 2 3 4। ठीक है, इस वाले कार्बन से चारों साइड में क्या है, इसमें आपके सब्स्टिट्यूट ऐड है। हमने इसमें सब्स्टिट्यूट को ऐड कर दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया, आपका ब्रांच्ड हो गया, ये ब्रांच चेन हो गई आपकी। ठीक है, स्ट्रेट ना होके ब्रांच है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेट चेन के कंपैरिजन में। स्ट्रेट चेन का हमेशा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रांच का क्या होगा, हमेशा ज़्यादा मतलब कम होगा। ठीक है, ब्रांच में आपके सब्स्टिट्यूट कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 3 2 कितने भी हो सकते हैं इसमें अटैच सब्स्टिट्यूट। तो उनका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ब्रांच वालों का कम होगा। किसके कंपेयर में, स्ट्रेट चेन के कंपेयर में। तो ये हमने देखा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट, वो हमेशा स्ट्रेट चेन एल्केन की ज़्यादा होती है और आपका ब्रांच चेन एल्केन की हमेशा कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने देखा बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड आता है बेटा इसमें कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड आप किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप डिसॉल्व करते हैं तो वो उसमें सॉल्युबल है या नहीं। ठीक है, सॉल्युबल है तो क्यों है, सॉल्युबल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सपोज दैट आपको मालूम है एल्केन, एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पर एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर हमें पता होना चाहिए कि एल्केन कैसा है, पोलर या नॉन पोलर। ठीक है, तो एल्केन कैसा होता है बेटा, हमारा नॉन पोलर। ठीक है, यह पता होना चाहिए हमेशा कि एल्केन क्या है आपका, नॉन पोलर। तो एल्केन नॉन पोलर है तो ये हमेशा डिसॉल्व किस में होगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नॉन पोलर में होता है, ठीक है, पोलर में होता है डिसॉल्व। ठीक, तो ये यदि नॉन पोलर है तो ये पोलर में कभी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में।
तो हम यदि इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्केन अपने आप में नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हमेशा डिसॉल्व किस में होगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम इसमें लिखेंगे एल्केन डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एज लाइक कौन कौन से होते हैं हमारे, एल्कोहल एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बेटा, ये हमारे कैसे कंपाउंड है बेटा, आपके नॉन पोलर। ठीक है, तो जितने भी हमारे नॉन पोलर कंपाउंड होंगे तो हमारे उसमें क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जितने भी आपके नॉन पोलर होंगे कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो नॉन पोलर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हैं उन सब में क्या होगा बेटा, हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेटा नॉन पोलर में आपका कुछ CCl4 हो गया और एक आपका होगा बेंजीन भी इसमें आता है नॉन पोलर में। ठीक है स्टूडेंट्स, बेंजीन एंड CCl4 दोनों क्या है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इन दोनों में आपका एल्केन क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल आपका बेटा पोलर में आता है। ठीक है, अल्कोहल किस में आता है हमारा, अल्कोहल पोलर में आता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए पोलर में आता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, इन दोनों में ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि पोलर कौन कौन से हम लोगों के, जैसे कि वाटर, ठीक है, एल्कोहल, ये दोनों कैसे कंपाउंड है हमारे, पोलर, तो इसमें हमारा एल्केन डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा इजिली, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ये बेटा हमारे कैसे हैं, पोलर, ये हमारे पोलर कंपाउंड हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि जो भी हमारे एल्केन है, एल्केन अपने आप में क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर जितने भी आपके ऑर्गेनिक नॉन पोलर कंपाउंड होंगे, जैसे कि बेंजीन है, CCl4 है, इसमें एल्केन इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो पोलर कंपाउंड होंगे उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, जैसे कि वाटर और एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बेटा हमारी हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब डिस्कस करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसमें, तो इसमें पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी तो रिएक्शंस बहुत होती हैं इसमें, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम रिएक्शंस कराते हैं। तो एल्केन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एल्केन की हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको डालेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि प्रतिस्थापन होता क्या है। देखिए किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, कोई भी जो उस पर आपका रिएजेंट अटैक करता है, वो उस रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल को वहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी पोजीशन पे खुद आ जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि वो जो आपका रिएजेंट होगा, वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, वो क्या करेगा, उसके रिएक्टेंट का जो कोई मॉलिक्यूल होगा उसको वहाँ से हटाएगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल A प्लस, आपका ये क्या है, ये कोई कंपाउंड है, जैसे कि आपका कंपाउंड है AB और प्लस B। ठीक है, अब क्या हुआ, इस V ने इस A को हटा दिया। ठीक है, इसको इसने सब्स्टिट्यूट किया और इसकी जगह इसने खुद ले ली, तो क्या बना लिया, B डॉट B और प्लस A को इसने क्या कर दिया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी पोजीशन से हटा दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये क्या था, एक आपका कोई रिएजेंट है, क्या ये आपका कोई ये रिएजेंट है V, जो इसमें आप इसे ऐड करा रहे हो। ठीक है, ये क्या आपका कोई भी रिएक्टेंट AB है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया और इसकी पोजीशन खुद ले ली इसने। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल आता है आपका
कि भाई इसने इसे हटा दिया यहाँ से, इसकी पोजीशन उसने खुद ले ली यहाँ पे, इसको यहाँ पे रिमूव किया, तो इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब ये भी बेटा सब्स्टिट्यूशन होता है आपका कितने टाइप का, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे इसमें? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री रेडिकल जैसे कि नाम से लग रहा है इसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे वो कौन कराएंगे? फ्री रेडिकल कराएंगे। इसमें फ्री रेडिकल क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को वहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, वहाँ पर खुद उसकी जगह पे चला जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग एल्केन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? हमारी एल्केन की। तो नॉर्मल इसमें क्या लेंगे हम लोग? एल्केन लेंगे। और एल्केन में हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हम इसमें पहला ही मेंबर लेते हैं मेथेन, ठीक है, CH4। सपोज डेट बेटा हमने मीथेन का कराते हैं, नॉर्मली हम मीथेन का कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये मीथेन हो गया CH4, ये Cl2 हो गया, ठीक है, ये हमने कराया H न्यू, ठीक है। ये आपका क्या फोटोक्रोमिक लाइट है, तो उसने क्या किया, यहाँ से एक Cl इस पर अटैक किया, इसने इसको यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट किया, उसको निकाला, तो क्या बना? CH3Cl प्लस क्या निकल गया आपका? HCl, ठीक है। अब फाइनली CH3Cl बन गया, ठीक है। अब इस CH3Cl बन तो गया हम लोगों का, ठीक है, इसने इस पर अटैक किया, यहाँ से H एक Cl निकल गया, CH3Cl यहाँ पर आ गया। अब बात आती है कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, इसे हम कैसे इसके मैकेनिज्म के थ्रू इसको शो करेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे हम करेंगे फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो बेटा मैकेनिज्म कौन सी होगी आपकी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे इसमें, तो बेटा ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होगी वो आपकी 3 स्टेप में होगी, ठीक है। किसमें होगी? 3 स्टेप में। अब कैसे कैसे होगी, कैसे पढ़ेंगे इसकी हम मैकेनिज्म, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हमारा इसमें कौन सा अटैक कर रहा था रिएजेंट? Cl2 यानी कि हैलोजन, क्लोरीन। तो पहले हम क्या क्लोरीन लेंगे यहाँ पर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे चेन इनिटिएशन। चेन इनिटिएशन, चेन इनिटिएशन का मतलब स्टार्ट करना, इसको हम इनिटिएट कर रहे हैं चेन को, तो इसका फर्स्ट स्टेप है चेन इनिटिएशन। इस स्टेप में क्या होगा, बहुत सिंपल स्टेप है। जो हमारा Cl2 है हमारे पास, Cl2 को हम लिखेंगे Cl बॉन्ड Cl, लिख लिया हमने Cl बॉन्ड Cl, राइट। अब होगा क्या, जब इस पर हम H न्यू ये लाइट डालेंगे, हम प्रकाश की लाइट है आपके पास, ये H न्यू फोटोक्रोमिक लाइट है, तो होगा क्या बेटा, ये लाइट क्या करेगी, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगी इक्वल इक्वल पार्ट में। जब इन दोनों बॉन्ड को इक्वल इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगी तो क्या होगा बेटा, जो इनका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होगा, एक चला जाएगा इस Cl के पास, एक चला जाएगा इस Cl के पास, तो क्या बनेगा? Cl और Cl, यानी ये बेटा आपके बन जाएंगे फ्री रेडिकल। और वैसे भी आपने फ्री रेडिकल पढ़ रखा है, जब किसी बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो आपकी बॉन्ड ब्रेक 2 टाइप से होती है, एक होमोलाइटिक फिशन, एक हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल इक्वल चला जाता है दोनों के पास में, तो वहाँ आपके रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। फिर इसका वो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, एक चला गया इसके पास, तो बेटा क्या बन गया आपका ये रेडिकल, यानी हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे बन गए फ्री रेडिकल्स, ठीक। तो यहाँ बॉन्ड का कौन सा फिशन हुआ बेटा? होमोलाइटिक फिशन हो गया आपका ये, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि होमो में बॉन्ड आपकी इक्वल ब्रेक होती है, हेट्रो में बॉन्ड आपकी इक्वल ब्रेक नहीं होती, कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन कम जाते हैं, तो उसमें हमेशा फॉर्मेशन किसकी होती है? आयंस की। आयंस कौन कौन से होते हैं? कैटायंस और एनायंस, ठीक है स्टूडेंट्स। बेटा ये बात हो गई हमारी इसकी पहले स्टेप की चेन इनिटिएशन, ठीक है। सेकंड स्टेप बेटा हमारा आता है इसी का चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, आपके रेडिकल्स रेडी हो गए, बनके तैयार हो गए। अब ये क्या कराएंगे आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपका? चेन प्रोपोगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे अब चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा बेटा, रेडिकल आपके जो बन चुके हैं, प्रोपोगेशन, ये रिएक्शन को बेटा आगे थोड़ा हमने बढ़ाया है इसको। इसमें क्या होगा बेटा, जो Cl रेडिकल बना है आपका फर्स्ट स्टेप में,
वो एल्केन CH4 से रिएक्शंस करेगा और इससे एक H को अपने साथ ले जाएगा, HCl बना लेगा और यहाँ से बेटा क्या बचेगा आपका CH3 फ्री रेडिकल। इसमें रेडी हो गया CH3 फ्री रेडिकल आपका, ठीक है, ये बनकर रेडी हो गया। तो पहले स्टेप में क्या बना, क्लोरीन रेडिकल। सेकंड स्टेप में क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अभी मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, दोबारा से Cl2 पे क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा, उस पर अटैक करेगा। तो इसी में क्या होगा, CH3 रेडिकल आपका दोबारा Cl2 इससे रिएक्शन करेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl बॉन्ड Cl। देन अभी CH3 क्या करेगा बेटा, इससे फिर रिएक्शन करेगा Cl से और इसका एक आपका निकल जाएगा Cl। तो क्या बनेगा यहाँ से बेटा, CH3Cl और आपका अगेन बन जाएगा आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल। बन गया। इसमें बना आपका CH3 फ्री रेडिकल, इसमें बना क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी स्टेप सेकंड हो गया। अब आया बेटा नेक्स्ट आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, स्टेप थर्ड करते हैं हम लोग ऊपर इसके। स्टेप थर्ड में जो आपका CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल बना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, नहीं आपके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो स्टेप थर्ड को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड होगा आपका चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप थर्ड में क्या होगा कि इसमें जो आपका, इसमें CH3 फ्री रेडिकल, इसमें Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे और फाइनली ये कंपाउंड बना लेंगे। तो बेटा इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखो तीन पॉसिबिलिटी है। इसमें CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल क्या बन गया आपका, CH3Cl। इसमें ये भी हो जाएगा कि Cl रेडिकल आपके ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बना लेंगे, Cl2। इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी इसका मतलब क्या है, स्टेप थर्ड में जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे वो आपस में टर्मिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसीलिए इस स्टेप को हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। इसमें देखो CH3 रेडिकल Cl रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया, CH3Cl। Cl ने क्या बनाया, Cl2 और CH3 ने क्या बनाया, CH3 बॉन्ड CH, यानी कि आपका ईथेन बना लिया। तो बेटा ये तो हमारे थी किसका, एल्केन का हेलोजिनेशन। एल्केन का हेलोजिनेशन का मतलब जब किसी एल्केन की रिएक्शन हम किसी हेलोजन से कराएंगे, सपोज डेट हमने CH4 की किससे कराई थी, क्लोरीन Cl2 से, तो उसका हम मैकेनिज्म कैसे पढ़ते हैं और किसके द्वारा है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जाम में कभी कभी बहुत आ जाता है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ये तीन स्टेप में इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। ऐसे आपका इसका क्या होता है, एल्केन का हेलोजिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेटा अगली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, ये तो आपकी होगी हेलोजिनेशन, क्योंकि हमने इसमें किससे कराया आपको रिएक्शन, हेलोजन से कराई थी। Cl2 क्या आपका हेलोजन। नेक्स्ट बेटा इसमें आएगी इसकी नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी अपने आप में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा बेटा, सबको पता है, जैसे कि नाम से लग रहा है नाइट्रेशन। तो हम क्या करते हैं इसमें रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रिक एसिड से। किससे कराते हैं, नाइट्रिक एसिड से। तो कराइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे इसका सेकंड रिएक्शन क्या है बेटा हमारी, इसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। तो बेटा देखिए हमने यहाँ पे लिया कोई भी एल्केन लिया, सपोज डेट ये RH एक एल्केन है, इसकी हमने बेटा किससे कराया, इसको हमने रिएक्ट कराया किससे, HNO3 से, ठीक है। अब इसको आप रूम टेम्परेचर पर कराओगे, रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल या लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे बेटा, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये लेस स्टेबल होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेस स्टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी एल्केन की रिएक्शन एक रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर कराते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एल्केन आपका जो होगा लेस स्टेबल होगा, वो वहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे देन बेटा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये आपका रिएक्शन करेगा और नॉर्मली आपका एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो एल्केन आपका क्या होगा, ये आपका नहीं रिएक्शन करेगा। अब इसको हम लेते हैं इसका हाई टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसका हाई टेम्परेचर हम लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा इसमें, वो देखते हैं अभी। तो हाई पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसका हम RH क्या, ये RH क्या है हमारा एल्केन,
अब इसको हमने रिएक्शन कराया बेटा कहाँ पर, हाई टेम्परेचर यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस, 450 इतने पर कराया हमने। तो बेटा ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो बेटा क्या देगा ये सिंपली यहाँ से एक HO और एक H वाटर निकलेगा और आपका बनेगा RNO2 प्लस वाटर निकल जाएगा। क्योंकि इसने क्या करा, इसने इस NO2 ने यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, यानी इस HNO3 के OH ने यहाँ से H को हटाया और ये NO2 यहाँ पर खुद एडजस्ट हो गया, RNO2 ये बन गया बेटा नाइट्रो एल्केन और वाटर निकल गया आपका, ठीक है। तो ये हमारे बेटा इसका होगा नाइट्रेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे बनेगा, तो वही सेम स्टेप क्या होगा, इनिटिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो बेटा इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम, तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि कैसे आपका अटैक करता है नाइट्रिक एसिड का NO2 ग्रुप, कैसे रेडिकल्स बनते हैं और फाइनली कैसे आपका नाइट्रो एल्केन बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पहले क्या होगा बेटा, स्टेप है पहला चैन इनिटिएशन। कौन सा है बेटा, चैन इनिटिएशन। तो चैन इनिटिएशन में क्या होगा बेटा, इसमें सबसे पहले जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, वही तो अटैक कर रहा है, वही तो रिएजेंट है, वो क्या करेगा, इसको हम तोड़ लेंगे OH NO2, ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। तो बेटा टूटेगा तो बेटा किस में टूटेगा, ये आपका टूटेगा रेडिकल्स में। तो रेडिकल में टूटेगा तो बेटा क्या होगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, ठीक है बेटा। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो बेटा क्या बन गया, OH रेडिकल और आपका NO2 रेडिकल, ये आपके बेटा बन गए फ्री रेडिकल, राइट। अब आया बेटा सेकंड स्टेप, हमने वहाँ भी यही पढ़ा था कि पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, सेकंड में जो फ्री रेडिकल बनता है वो क्या करता है, उस पर अटैक करता है। तो बेटा सेकंड में क्या होगा, सेकंड में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एल्केन। अब एल्केन कौन सा लोगे आप, एल्केन बेटा आप ले लो CH4 ले लो। तो यहाँ पर डालेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, चैन प्रोपोगेशन। तो चैन प्रोपोगेशन में क्या होगा बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये इस पर अटैक करेगा, OH अटैक करेगा किस पे, एल्केन पे। CH4 को हमने खोल लिया, CH3H लिख लिया, बात वही है, CH4 को CH3H लिख लिया। अब देखो इस पर क्या ये अटैक करेगा, फ्री रेडिकल कौन सा, OH, ये इस पर अटैक करेगा बेटा, तो यहाँ से ये H को ले जाएगा अपने साथ में, ठीक है। OH क्या करेगा, H को ले जाएगा, वाटर निकालेगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ जो इसका बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 फ्री रेडिकल, ये बन गया हमारा, इसमें हमारा अगला फ्री रेडिकल बन गया। अब लास्ट स्टेप बेटा आपका है चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, चैन टर्मिनेशन में जो रेडिकल बना है ये और ये वाला रेडिकल, तो दोनों स्टेप में जो रेडिकल बनते हैं, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल, अब हम इन दोनों की रिएक्शन इसमें कराएंगे, किसमें, स्टेप थर्ड में। ये दोनों क्या होंगे, आपस में टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कैसे कराएंगे, CH3 रेडिकल, NO2 रेडिकल, और बेटा फाइनली क्या बन गया हमारा, CH3NO2, जो हमें चाहिए था, CH3NO2। इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रोमीथेन। क्या है ये, नाइट्रोमीथेन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया नाइट्रोमीथेन। तो बेटा ये भी हमारी क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे इसमें है सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन में क्या होगा बेटा, सल्फोनेशन देखते हैं हम लोग। तो सल्फोनेशन में हम किससे कराते हैं रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे आप, तो क्या नेक्स्ट क्या बेटा हमारी, सल्फोनेशन। जैसे आपको नाम से लग रहा है सल्फोनेशन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आप किसी एल्केन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो आपका क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं बेटा हम, सेम वही कंडीशन, एल्केन यानी RH, और यहाँ पे बेटा किससे कराएंगे रिएक्शन हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, वही इसमें भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, लो पे ये काम नहीं करेगा, तो हाई टेम्परेचर पे कराएंगे, किस पे, आपका H2SO4
ठीक है। इसमें फ्यूम लेंगे हम, फ्यूम मतलब सधूम, फ्यूम H2SO4, या फिर हम इसे कह सकते हैं, इसमें हम ओलियम भी कह सकते हैं, तो ओलियम को हम कहते हैं, या फिर हम इसका ले सकते हैं ये SO2 प्लस H2SO4, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे SO2 प्लस H2SO4 या फ्यूम H2SO4, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे इस एल्केन की, तो आपका बनेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ बन जाएगा बेटा आपका एल्केन सल्फोनिक एसिड। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा बच्चों, ये आपका बन गया एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा बेटा कि एल्केन सल्फोनिक एसिड में आपका कि जो आपका एल्केन होगा, ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा एल्केन है, ये RH क्या है हमारा एल्केन है, और एल्केन आपका जब हाई टेम्परेचर पर फ्यूम H2SO4 यानी आपके सधूम सल्फ्यूरिक एसिड से या SO2 प्लस H दोनों का मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या बनता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म सेम जो नाइट्रेशन में करी थी, सेम मैकेनिज्म वही है, तो हम इसकी मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा इसमें नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है इसकी केमिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपको मालूम है ऑक्सीडेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर या ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपकी। ठीक है, तो हमेशा एक्सिस एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी है ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो बेटा ऑक्सीडेशन आपका 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन। राइट स्टूडेंट्स, कैसा होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपका वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कुछ भी रिमेन नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब उसके बाद कंप्लीट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको मालूम है ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और किसी चीज़ का जब हम कंबशन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसको हमेशा ऑक्सीजन की नीड होती है। विदाउट ऑक्सीजन हम किसी को नहीं जला सकते ना, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एल्केन लेते हैं। ठीक है, अब एल्केन का हमने क्या ऑक्सीडेशन, तो क्या प्लस एक्सिस एयर की हमने एयर हमने ज़्यादा लिया, एक्सिस एयर लिया हमने, और एल्केन की हमने क्या किया, इसको साथ में एयर के साथ इसको हमने हीट किया। तो बेटा हमेशा याद रखो जब हम किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन करते हैं वो भी कंप्लीट, तो बेटा क्या बनता है हमारा CO2 प्लस वाटर एंड हीट। इसमें हीट भी निकलती है भाई, आप किसी चीज़ को जलाओगे, आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो चीज़ जल जाएगी ईजिली। अगर एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको नहीं जला सकते, उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडेशन का मीन्स यही है कि ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ऑक्सीजन आपकी एयर कैसे हो, एक्सेस में होगी, तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो हमने एल्केन का जब किया बेटा एयर की पृथ्वी, हमारा इसमें क्या बनता है, हमेशा याद रखो कि एल्केन के ऑक्सीडेशन में हमेशा आपका बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपकी चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और आपका बनता है वाटर, और आपकी निकलती है इसमें हीट। इसलिए बेटा इसको जिसमें हीट निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बेटा क्या है आपका, अब इसका मैं आपसे बोलूँ बेटा, अब एग्जाम्पल लेते हैं एल्कीन। सपोज बेटा हमने CH4 लिया, ठीक, ये क्या आपकी एल्कीन है मीथीन, ये हमने बेटा O2 लिया, ये हमारी क्या है ऑक्सीजन, हमें कराना है ऑक्सीडेशन। तो बेटा इसमें क्या बनेगा, CO2 बन गया, प्लस H2O बन गया, वाटर, और प्लस हीट निकल जाएगी। अब देखो वही निकला ना CO2। अब बेटा H2O, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्योंकि 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन बेटा ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4H, तो 4H हो गए, 1 कार्बन, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। यानी ये हमारा हो गया एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें हमने मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तो हमें CO2 प्लस 2H2 एंड हीट मिली,
ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। अब बेटा बात हम आपसे बोलें कि एयर की एक्सिस नहीं हो, एयर आपके पास कम अमाउंट में हो, यानी ऑक्सीजन क्या हो, कम अमाउंट में, ज़्यादा नहीं हो, तो उसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, इनकम्प्लीट। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो बेटा इनकम्प्लीट में क्या होगा, देखिए नॉर्मली इनकम्प्लीट में एयर आपका यानी ऑक्सीजन आपका कम अमाउंट में होगा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। तो बेटा इनकम्प्लीट में क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे एल्केन, ठीक है बेटा, प्लस O2। ये क्या है, एल्केन प्लस O2। बेटा हमेशा याद रखना जब इसका ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होगा और ऑक्सीजन आपका कम अमाउंट में होगा, एयर कम अमाउंट में होगी, तो उस कंडीशन में आपका CO2 गैस नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा टॉक्सिन गैस है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस आपका यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगी, जब ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो और ज़्यादा टॉक्सिक होती है कंपेयर टू CO2 के, ठीक है बेटा। और साथ में इसमें हीट तो निकलेगी आपकी, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा मैं आपसे एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज डेट मैंने CH4 लिया प्लस मैंने O2 लिया, मैंने यहाँ बनाया CO और वाटर निकाला, ठीक है बेटा, प्लस हीट तो निकलेगी आपकी। अब जरा बताइए मेरे को रिएक्शन बैलेंस है भाई, हमने O2 कम अमाउंट में लिया, ये मीथेन हो गया, CH4 एल्केन, ये O2 हो गया, तो यहाँ से CO निकल गया, यहाँ से एक आपका H2O। अब हमारे पास यहाँ पे कितने बेटा 4H है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 4H, यहाँ पे 2H, तो हमने 2 कर दिया, लेकिन 2 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 ये और हमारे ये 3, यहाँ बेटा हमारे 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको ये नहीं कर सकते, जैसे 3/2 कर सकते हैं भाई। 3/2 का मतलब क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 बचा ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ 3/2 कर दिया, तो हमारे में रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बेटा हमने ये देखा था कि ये हमारा था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमेशा जो आपकी ऑक्सीजन होती है, एयर होती है, वो कम अमाउंट में होती है, और उस कंडीशन में CO2 नहीं बनकर हमेशा आपका CO बनता है, जो कि और ज़्यादा टॉक्सिक गैस है किसके, CO2 के कंपेयर में। तो हमेशा याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी एल्केन का, किसी हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस कंडीशन में कौन सी गैस बनती है, तो आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जब उसका हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, उसमें एयर ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो वहाँ पर क्या बनेगा हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो बेटा ये हमारी थी प्रॉपर्टीज इसकी केमिकल ऑक्सीडेशन, 2 टाइप को हमने पढ़ लिया। तो बेटा ये आज हमारी एल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं फिनिश होती हैं। केमिकल में हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी आपकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने पहली पढ़ी थी हेलोजनेशन, क्लोरीन से कराया, सेकंड हमने पढ़ी थी नाइट्रेशन, थर्ड हमने कौन सी पढ़ी बेटा, सल्फोनेशन, और फोर्थ लास्ट हमारे कौन सी बेटा इसका था, हमारा इसका ऑक्सीडेशन। तो बेटा आज ये हमारे इस चैप्टर के एल्केन एंड साइक्लो एल्केन का जो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल, वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो इसमें रिमेनिंग पोर्शन है, जो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं या फिर जो साइक्लो एल्केन के बारे में जो हमारा बचता है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है इसका साइक्लो एल्केन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की BSc पार्ट 1 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बेटा, वो बनाऊंगी आपकी जो चैप्टर मैंने आपका स्टार्ट किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मैंने वीडियो अभी तक एक ही बनाया है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका बनाऊंगी आपको, और वो जल्दी अपलोड करूंगी। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इस चैप्टर का इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से समझना, पढ़ना, और कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर करूँगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।